हम्म, ये नहीं, केस नहीं। एनीवन, कोई भी। क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन थोड़ा भी याद है? अगर याद है तो इसका आंसर कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अभी बता ही देंगे। ठीक है, अगर याद है तो इसका आंसर कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग जो सर डी क्लास। होगा सर। हाँ, कितना? डी। डी? डी डी। क्या आवाज आ रही है अभी? यस सर। वो नेटवर्क अचानक से चला गया था तो पूरा लॉस हो गया था, जिसकी वजह से। ओके, अगर डी आपको लग रहा है हम बता रहे हैं तुरंत, तब तक हम इधर लाइव कर रहे हैं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सोचिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। थोड़ा सा अगर आपको पता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अभी करेंगे। हम्म, चलिए ठीक है। चलिए सबको भी करेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन आपके क्लास में हम थोड़ा सा इस तरह का लिए हुए हैं, जो कि आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन से है, मैट्रिसेस का बेसिक प्रॉपर्टीज और सिस्टम ऑफ इक्वेशन से है। तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे 2015 के बाद वाले जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2015 के ही बाद वाले क्वेश्चन देखेंगे इसको, और साथ ही साथ सबसे पहले हम चाहते हैं कि थोड़ा सा लेक्चर नंबर 2 में थोड़ा रिवीजन कर ले जो हम लोग कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग जस्ट बेसिक चीजों को देख रहे थे, जैसे कि कोई नीलपोर्टन मैट्रिक्स क्या होता है, ये कितना लेक्चर नंबर 6, ये सारा देख चुके थे। जैसे हम लोग का लास्ट क्लास में क्या देखे थे, कोई भी नीलपोर्टन मैट्रिक्स होता है तो ए टू दी पावर के इक्वल टू 0 हो जाते हैं। कोई अगर इनवॉलेटरी होता है तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई होते हैं। कोई आइडम पोटेंट होता है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होते हैं। ठीक है ना। कोई अगर हमारा और भी अलग अलग सिमेट्रिक होता है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए होते हैं। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ ए होते हैं। ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड। सॉरी, पेन ही वर्क नहीं कर रहा, एक मिनट। क्या किया इसको? अरे, जो पेंसिल है जिससे लिख रहे थे वो वर्क नहीं कर रहा है थोड़ा। आई डोंट नो क्या हो गया इसको अभी। फाइनल पे हम लोग कल से क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, 2 घंटे के 9 to 11 रहेंगे। और कल से लंबे क्लास चलेंगे, 9 to 11, 11:30 भी हो सकता है, टाइमली स्टार्ट होंगे, ठीक है। आज भर के लिए थोड़ा सा मुझे चीज़ों का एडजस्ट करना था। अब ये पेन जो है वो वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो क्या हुआ। एक बार ट्राई करना है। हम्म, अब आगे next। हाँ, तो इसको सिमेट्रिक होता है तो ये हो जाते हैं। अगर ऑर्थोगोनल हो, ए ए ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया आइडेंटिटी। अगर हम लोग का यूनिटरी हो तो ए थीटा इक्वल टू होते हैं आइडेंटिटी। हर्मिशियन हो तो ए थीटा इक्वल टू ए होते हैं। स्क्यू हर्मिशियन हो, अगर हमारा स्क्यू हर्मिशियन होता है तो ए थीटा इक्वल टू कितने हो जाते हैं, ए थीटा इक्वल टू माइनस ए। इनमें हम लोग क्या किए, चीजों को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। बहुत सारे जो हम लोग क्लास में कर रहे थे, जैसे ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल के लिए बेसिकली क्या देखते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल है, कंडीशन है ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी होना चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स अगर 2 by 2 के लिए देखें तो हम लोग वही चीज देखते हैं, ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी होता है तो रो वाइज देखे या कॉलम वाइज देखे,
अगर एलिमेंट्स देखे, एलिमेंट का स्क्वायर करके ऐड करने पे 1 होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करके ऐड करने पे 0 होना चाहिए। ठीक है, इसी चीज को हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल में। इसका हम लोग आगे रैंक में और जो आपके प्रॉपर्टीज है सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, वो सब में भी यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें जनरल ऑर्थोगोनल का, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से जनरल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ऑर्थोगोनल। स्क्वायर करके ऐड करने पे 1 होगा, कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करने पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी एक ऑर्थोगोनल है। 3/3 में हम लोग इस तरह से जनरल बना सकते हैं, ये भी क्या हमारा एक ऑर्थोगोनल है। इन शॉर्ट अगर जनरल मैट्रिक्स देखें तो अगर ये कंडीशन फॉलो करता है और साथ ही साथ ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी ऑफ मैट्रिसेस वगैरह पूछता है, जो कि अब तो थोड़ा सा कम पूछते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, इस सारी चीजों को हम लोग कर सकते हैं। अब आता है यूनिटरी मैट्रिक्स। बेसिकली हम डिफिनेशन को फोकस करेंगे ताकि जो आज का क्वेश्चंस वगैरह है, छोटा छोटा क्वेश्चन 2015 के हम बाद वाला लिए हुए हैं, उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस कर पाए। ठीक है ना, तो बेसिक क्वेश्चंस को करने के लिए तो एक बार देख लेते हैं यूनिटरी क्या होता है। ए थीटा और ए को प्रोडक्ट करने पे आइडेंटिटी आना चाहिए, तो यूनिटरी हो गया। दैट इज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने के साथ आइडेंटिटी होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज अभी कम पूछता है। ओके, इक्वल मैट्रिक्स हो गया, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स हो गया। दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, जो कि एलिमेंट्स आपका ऐड होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग 1+3 हो जाएंगे, 2+i हो जाएगा, 3+x हो जाएंगे, 4+9 हो जाएंगे, इस तरह से। स्केलर मैट्रिक्स हो गया, जिसमें कि आपका क्या होता है, किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। किसी कांस्टेंट स्केलर से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस तरह से। ये जानते हैं। ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जितने भी डायगोनल एंट्रीज है सबका सम क्या हो जाता है, ट्रेस हो जाता है। क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज के सम ट्रेस, ये काम आएगा, इसलिए एक झलक हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि डायगोनल है 1+1, 8+x+1 जो हो गया, ये आपका क्या हो गया, ट्रेस हो गया। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, ट्रेस हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग प्रॉपर्टी जब ट्रेस देखें, तो दो मैट्रिक्स का ट्रेस क्या करेंगे, दोनों को हम लोग अलग अलग सेपरेटली देख सकते हैं। किसी कांस्टेंट से अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, ट्रेस से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और ट्रेस ए बी का निकालिए या ट्रेस बी ए का निकालिए, वो सेम ही होगा अगर ए बी और बी ए एग्जिस्ट करता है तो। अगर ए बी और बी ए एग्जिस्ट करता है तो समटाइम्स ए बी एग्जिस्ट करेंगे, हो सकता है बी ए एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस केस में नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ए बी और बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ट्रेस सेम होगा, नो मैटर इसका ऑर्डर क्या होगा। लाइक एज अगर आपका ए मैट्रिक्स है, जैसे कि ए मैट्रिक्स है 2/3 और आपके बी मैट्रिक्स हो गए 3/2, तो जब आप ए बी करोगे तो ए बी आपके कितने आएंगे, 2/2 आ जाएंगे। और जब आप बी ए करोगे तो बी ए आपके आ जाएंगे 3/3। दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दोनों का ट्रेस एग्जिस्ट करेगा और दोनों का ट्रेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मैटर ये नहीं करता है कि उसका ऑर्डर क्या है, बस इतना मैटर करता है कि दोनों स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2/3 और 3/4 कर देते हैं, 2/3 और 3/4 कर देते हैं, तो आपके ए बी तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे 2/4, और बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्या ए बी का ट्रेस निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जा रहा है तो फिर एग्जिस्ट कर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला है ए बी और बी ए का हो जाएगा अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। ठीक है, अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए आपको यहाँ भी 2 करने पड़ेंगे। जैसे 2 कीजिएगा तो ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा, फिर दोनों का स्क्वायर ही मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको अक्सर इस तरह का पहले पूछता था, अब थोड़ा सा कम आता है, फिर भी यहाँ पे गेट में ये पूछा गया है क्या, कि अगर ए बी सी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन का है, तो ट्रेस बताइए इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इस तरह का पहले पूछते थे। या एक क्वेश्चन जो नीचे में भी है, यहाँ से भी अक्सर ऐसा पूछा गया था, जो कि हम क्लास में ही कराए थे, कि अगर ए बी सी डी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन है, तो बताइए ट्रेस इसका क्या होगा। तो ट्रेस इनमें से ये वाले होंगे, ये वाले होंगे, ये वाले होंगे, ये वाले होंगे। किसके हेल्प से करते हैं हम लोग, तो एसोसिएटिव के हेल्प से करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाले के एसोसिएटिव के, उसी के हेल्प से हम लोग करते हैं। कौन सा लिए, तो ए बी और बी ए का सेम होता है, इसको यूज करते हैं। और मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज है हमारा एसोसिएटिव लॉ, उसको यूज करेंगे, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, दिक्कत नहीं करेगा। क्लियर है, चलिए
इसको भी आप लोग कर सकते हैं इजीली तरीके से, जैसे ये निकालना हो, ये निकालना हो या ये निकालना हो, आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चाहे ABCD का करना हो तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव मैट्रिक्स, है ना, पहले इनको लिखे फिर इनको लिखे, या पहले इनको लिखे या इनको लिखे, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एसोसिएटिव की हेल्प से हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, ओके, चलिए ठीक है। ये हो गया। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट पे है, इसको एक बार देखिए, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है m/n, ध्यान देखिएगा, ऑर्डर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, देन ट्रेस जो होगा ए ट्रांसपोज, ए और ए का ट्रांसपोज जो है ना, या ए ट्रांसपोज ए जो है, दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कैसा मैट्रिक्स होता है? स्क्वायर। हम बोले अभी स्क्वायर मैट्रिक्स होने से ही दोनों का ट्रेस बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए बी और बी ए का बराबर होता है। डिपेंड नहीं करता है कि उसका ऑर्डर क्या है, बस स्क्वायर होना चाहिए, ऑर्डर चेंज भी है तो भी हो जाएगा। कहता है कि ए और ए ट्रांसपोज का जो ट्रेस होगा ना, वो कुछ नहीं होगा, सारे एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स का, सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए। जो भी आपके पास मैट्रिक्स होंगे, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को स्क्वायर करके आपको ऐड करना है, आपको ट्रेस निकल के आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देते हैं। मान लेते हैं आपके पास ए है ऐसा, 1 आयोटा, 2 + आयोटा, 0 3 5। ठीक है, बस यहाँ मुझे बता दीजिए फाइंड ट्रेस ए, ए ट्रांसपोज का ट्रेस कितना होगा, बताइए, ए और ए ट्रांसपोज का ट्रेस कितना होगा। ये तो आपका रेक्टेंगुलर है, 2/3 है, लेकिन ट्रेस जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो ए और ए ट्रांसपोज जब आप करोगे 2/3 × 3/2, वो हो जाएंगे आपके ए ट्रांसपोज हो जाएंगे 2/2 का, 2/2 का बनेंगे, उसका ट्रेस बताइए कितना होगा। ट्वेल्व प्लस 2i प्लस पाई स्क्वायर। 12 + 2i + π²। पाई। ओके, क्या ये सही है सबके लिए? 12 + 2i + π²। देख लेते हैं ना, इसको करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, यहाँ पे हो जाएंगे 4 + आयोटा का स्क्वायर -1, फिर हो जाएंगे 4 आयोटा, प्लस 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 + π², तो कितना हो गया? ये तो कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, 4 से 1 क्या 3, 9 + 3 कितना हो गया 12, प्लस 4 आयोटा प्लस π², यही ना होगा, है ना, यस सर। है ना, 12 + 4i + π²। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ट्रेस के लिए, जैसे यही पे एक क्वेश्चन दे दिए, तो इसका भी ट्रेस उसी तरह हो गया, 1 + -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ 14 आ गया। अब एक और है यहाँ पे, अगर ए थीटा के साथ चाहिए, जैसे यूनिटरी क्या होता है, ए थीटा बराबर आइडेंटिटी, ऑर्थोगोनल क्या होता है, ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी, इस तरीके से, है ना। तो अगर ए थीटा का ट्रेस चाहिए, तो ये क्या कहता है, सारे एलिमेंट का मॉड का स्क्वायर लेना है। क्या करना है, मॉडुलस का स्क्वायर लेना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जितना भी एलिमेंट है सबका लेना है, लेकिन स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस का स्क्वायर को ऐड करना है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस के स्क्वायर को ऐड करना है। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें, सेम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग देखें, तो मुझे ये बताइए, इसी क्वेश्चन में ट्रेस कितना होगा, ट्रेस ए थीटा का ट्रेस कितना होगा। क्या करना है, यहाँ पे मॉडुलस का स्क्वायर करके करना है, जैसे कि यहाँ पे मॉडुलस का स्क्वायर करके करना है। ठीक है, मॉड लेना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है। तो बताइए ए थीटा का कितना होगा।
16। 16 हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अब इसी में करना है तो 1 का स्क्वायर 1, मॉड आयोटा होता है 1। अब यहाँ पे मॉड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4+1, है ना, 2+ आयोटा का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और फिर अंडर रूट रहेगा, फिर स्क्वायर कर देंगे। 0 का 0, 3 का 9, पाई का पाई स्क्वायर, कितना हो गया, 9 10 14 15 16, 16 प्लस कितना हो गया, पाई स्क्वायर। क्योंकि आपने मॉड का स्क्वायर किया तो इमेजिनरी नंबर तो यहाँ पे नहीं होंगे, बट यहाँ पे नॉर्मल स्क्वायर था तो इसलिए इमेजिनरी नंबर था। यहाँ पे नॉर्मल की वजह से -1 हुआ, बट यहाँ पे प्लस, सारे टर्म पॉजिटिव हो गए क्योंकि आपने कर दिया मॉड। मॉड में वो पॉजिटिव हो गया, है ना, चाहे आपके इमेजिनरी हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर हो। और उसके बाद आपने कर दिया यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड, तो यहाँ पे हो गया 16 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखना, ए और ए ट्रांसपोज के केस में नॉर्मली एलिमेंट्स जितने भी हैं सबको स्क्वायर करके ऐड करना है, और ए थीटा के केस में सबका मॉडुलस का स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट हम लोग को पता है, जो नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग डिटर्मिनेंट इस तरह से करके निकालते हैं, चाहे रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग हम लोग क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। ये हम लोग 12 से ही पढ़ते हैं, रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। 2/2 का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल, इस तरह से करते हैं। 3/3 का करते हैं, अगर हम लोग रो 1 के अलोंग करते हैं, ए रख दिए, फिर इसको हटा दिए, इनको लिख दिए। साइन क्या होता है, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, आप कहीं से भी कर सकते हो। तो स्टार्ट होगा प्लस से, स्टार्ट होगा प्लस से। ठीक है, ये हो गया, फिर उसके बाद माइनस बी कर दिए, ये हट गया, ये हट गया, फिर इन चारों को लिखे। फिर उसके बाद प्लस सी किए, तो जैसे सी किए, ये हटा, इनका लिखते हैं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट में हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं, बट क्या है कि अभी आपको नॉर्मली इस तरह से डिटर्मिनेंट निकलता है, ये हम लोग जानते हैं, 12 से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली इसका एग्जिस्टेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से ही आता है, सॉल्व करते हैं। क्यों सॉल्व करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए करते हैं, वहां से ये सारा चीजें निकल के आपका आता है। ओके, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ डिटर्मिनेंट। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, डिटर्मिनेंट में क्या करना है, माइनर। तो किसी एलिमेंट का माइनर क्या होता है, एम आई जे करके नोटेशन लिखते हैं। वो क्या करता है, एम आई जे इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम ए लिविंग बाय ith रो एंड jth कॉलम। ध्यान रखिएगा, एम आई जे है, तो आई और जे को, रो और कॉलम को हटा के जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो हो गया माइनर। इसमें साइन मैटर नहीं करता है कि अच्छा 2 का साइन प्लस होगा या माइनस होगा, नहीं, 2 का लेना, बस इसको हटा दीजिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। 3 का लेना, इसको हटा दीजिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। मतलब जो वाले आपको ith रो और jth कॉलम को क्या करना है, आपको लीव करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से माइनर यहाँ पे निकल के आता है। जैसे M11 तो ये हट गया, इसका प्रोडक्ट हो गया -2। M12 हो गया ये वाला, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया। ठीक है, तो बचा 0 × -1, फिर -0 × 2 कर देंगे तो 0 ही आ गया। उस तरीके से हम लोग यहाँ पे माइनर निकालते हैं। यहाँ पे लास्ट के जो है ना, ये तीनों नहीं निकाला गया है। अब फटाफट मुझे ये तीनों बता दीजिए कितना होगा, ये जो लास्ट के हैं, M31 32 33, फटाफट करके बता दीजिए, हम यहाँ लिख देंगे। -2 -3 1। -2 -3 1, यस। क्या सही है ये, और कोई माइनर काम आता है अक्सर। मेरा -301। पहला तो देखो सर -3 3 है ना जी, -3 तो ये हटा 0 -3, तो -3 ना होगा, -301 -3 उसके बाद 0 0 हो जाएगा, उसके बाद 1 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये भी हम लोग कर सकते हैं, खैर अलग बात है। कोफैक्टर में क्या है, कोफैक्टर में साइन मैटर करता है, तो जो आप माइनर निकालते हो ना, उसमें -1⁻i+j कर दीजिए, अपने आप ही आ जाएगा साइन प्लस माइनस करके। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे m हमने निकाला M13, तो इसमें लगा देना है, माइनर हो गया। कोफैक्टर का अगर निकालना है तो -1⁻1+3, इसका मतलब पॉजिटिव हो गया, तो उसके बाद हो जाएगा M13, इसका मतलब A13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M13।
तो आई प्लस जे अगर ऑड है तो माइनस लगा देंगे, आई प्लस जे अगर इवन है तो बस माइनर और कोफैक्टर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, बस इसमें साइन लगाना है प्लस और माइनस का। इसलिए पहला नेगेटिव आपका होता है, फिर पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव होता है क्योंकि ए वन वन रहता है, तो वन प्लस वन टू, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट को एडिशन तब करेंगे जब इसका एक रो या एक कॉलम्स आपके सेम होते हैं। ठीक है, 2 बाई 2 में, जैसे कि अगर आपके ए बी है तो इसको कॉमन लिखेंगे, और यहाँ पे अगर आपके चेंज होते हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें एक रो या एक कॉलम आपका सेम रहने चाहिए तभी वो ऐड कर पाइएगा। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपल सा है, को रो वाइज हमको क्या करना है, डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट का। जैसे डिटर्मिनेंट में करेंगे तो फर्स्ट रो को कर देंगे प्लस, सेकंड रो को करेंगे प्लस, थर्ड रो को करेंगे यहाँ पे प्लस, बाकी रेस्ट ऑफ द को वैसा लिखेंगे। या आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम को कर देंगे फिर सबको लिख देंगे वैसा ही, फिर सेकंड कॉलम को लिखेंगे फिर सबको लिख देंगे, थर्ड कॉलम को करेंगे फिर सबको लिख देंगे। ठीक है, तो या तो रो वाइज कीजिए या कॉलम वाइज कीजिए। हम यहाँ पे जो किए हुए हैं ये आपका रो वाइज किए हुए हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट सेम टू सेम, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स होता है वही बात है, सेम टू सेम आपके प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट भी वर्क करेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स जैसा ही प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट भी आपका वर्क करेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में छोटा मोटा प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कोई भी रो या कॉलम को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो, क्योंकि अगर एक रो या एक कॉलम आपका जीरो हो गया, ये आप जीरो से मल्टीप्लाई किए, या मैट्रिक्स का अगर जीरो है रो या कॉलम, तो पूरा डिटर्मिनेंट जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू देता है, मतलब या तो आपके ये कॉम्प्लेक्स फील्ड से होंगे या बिलोंग करेंगे आपके रियल से, जिसमें भी हो, बट एक स्केलर वैल्यू देता है। मैट्रिक्स का वैल्यू मैट्रिक्स के ही फॉर्म में होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, स्केलर वैल्यू होता है। ठीक है, कोई भी रो या कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स अगर जीरो है तो एनी टू रो या कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो। अगर दो रो या दो कॉलम आपके सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, जीरो। या अगर ऐसे ए बी सी और यहाँ टू ए टू बी टू सी आइडेंटिकल है, एक आ गया ए बी सी, एक आ गया टू ए टू बी टू सी, ये दोनों आइडेंटिकल है, टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी ए बी सी आ जाएगा। तो अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है कि अक्सर यूज होता है। ठीक है, किसी भी दो रो या दो कॉलम को आप इंटरचेंज कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। अगर टू टाइम्स करेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू फिर वन हो जाता है, मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं देगा। बट अगर आप जितने टाइम भी करो माइनस वन से मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, कोई भी रो या कॉलम में अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर में तो डिटर्मिनेंट को भी उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखिए, एक रो या एक कॉलम की बात कर रहे हैं, जैसे ए का डिटर्मिनेंट 4 है, अगर आपको डिटर्मिनेंट बी का चाहिए जहाँ पे बी इस तरह से है, तो आप गौर से देखिए कि यहाँ पे ना 3 से मल्टीप्लाई, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें R2 को तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करने पे ऐसा दिखेगा, इसका मतलब सिंपल इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए थे ना, तो मल्टीप्लाइड बाई किए, एक ही से आपको करने से हो जाएगा। अच्छा, 2 से भी किए हैं, और गौर से देखिए यहाँ पे अगर 3 से करेंगे तो ये वाला आएगा, तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे 3 से, इसका मतलब 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से भी करना है 3 से भी करना है, तो आपको ये 24 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें है, पूरा को आपको इसको डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, इसके डिटर्मिनेंट में ही जो भी स्केलर आपने मल्टीप्लाई किया के से उसको प्रोडक्ट कर दीजिए, काम खत्म, वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ओके, और क्या है डिटर्मिनेंट में, एक छोटा सा क्वेश्चन दिए थे, ये सब क्वेश्चन अक्सर आते रहता है, तो अगर आप समझ सकते हैं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। कहता है कि A1 A2 A3 डॉट 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 AP तक का सबका डिटर्मिनेंट को ऐड करने पे कितना होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे चेंज हो रहा, ए आई है, आई का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 चलते जाएगा, यहाँ पे हम लिखे नहीं है आई कहाँ से कहाँ होगा। ए अच्छा, आई का वैल्यू है ना, तो A1 A2 A3 कहाँ तक जाएगा, पी तक जाएगा। A1 A2 A3 सबको अगर ऐड करेंगे तो ध्यान रखिए ये वाले लाइन तो सब में कॉमन है। ठीक है, तो वो तो आपके
कॉमन हर किसी में रहेगा, डिटर्मिनेंट में सारे ऐड होंगे। ओके, क्योंकि 1 1 1 1 1 1 1 पी टाइम्स जाएंगे, 6 पी भी रही रहेंगे। अब यहाँ पे हर एक टाइम पे 1 2 3 4 कीजिएगा तो आई के वैल्यू भी चेंज होंगे, तो 1 2 3 4 पी तक, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कीजिएगा, इस 4 स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे भी आपके कहाँ जाएंगे, पी स्क्वायर तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाले कॉमन रहेंगे, ये वाले कॉमन रहेंगे, और ये वाले। इन शॉर्ट हम ये बोलना चाहते हैं कि आपके सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम जो है वो आइडेंटिकल है, मतलब आइडेंटिकल नहीं, सॉरी, वो कांस्टेंट है, सेम रह जाएंगे। फर्स्ट कॉलम में चेंज हो रहा है तो फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। कैसे? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखें कि अगर आपके यहाँ पे हम लोग अभी जस्ट देखें, एक रो या एक कॉलम आपके सेम रहने चाहिए, तभी जाके आप ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसी तरीके का 3 by 3 में भी ये चीजें दिख रहा है। फिर इसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ऐसा दिखेगा, यहाँ से कुछ कॉमन लिखेंगे, दो आइडेंटिकल दिखेगा, आइडेंटिकल दिखेगा तो वैल्यू आ जाता है 0। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, बट ये सब समझने के लिए है क्वेश्चन, ये समझने के लिए इसका वैल्यू आ जाता है 0। इसमें सेकेंड और थर्ड कॉलम आपका क्या था, सेम था। ओके, हम लोग अब क्वेश्चन पे ही चलेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, कि उसके ट्रांसपोज का बराबर होता है, कॉन्जुगेट कीजिए ए का या डिटर्मिनेंट का कीजिए बराबर होता है, ए थीटा का निकालिए या ए कॉन्जुगेट का निकालिए, या कॉन्जुगेट डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट कीजिए, कोई इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि ट्रांसपोज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सर ए एम पर पावर 3/3 का जब डिटर्मिनेंट रहेगा निकालिए, डिटर्मिनेंट ए का एम निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब थोड़ा छोटा छोटा क्या है, आपका प्रॉपर्टीज दिया गया है। ठीक है, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स रहता है तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज के प्रोडक्ट हो जाते हैं। सिंपली 1 × 1 × पाई करेंगे, हम लोग का डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए नीचे और बताइए इसका आंसर जो दिया गया है वो सही कैसे है। लेट ax बराबर दिया गया है, ax इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फॉर ऑल x। हम यहाँ पे आंसर ऑलरेडी कर दिया ना, मुझे थोड़ा सा इसको भी, नोट्स को भी ये करना था। चलिए कोई बात नहीं, आज भर के लिए, कल से हम इन सब का आंसर को हटा देंगे, ट्राई करेंगे, और फिर आप देखिएगा, मतलब आप बताइएगा कि कौन सा हो सकता है। ax इज ए सिंगुलर, ax इज ए नॉन सिंगुलर, ax इज सिंगुलर, यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है। तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर कहते हैं, अगर डिटर्मिनेंट a का 0 हो गया, इसका मतलब हो गया आपका सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो है, इसका मतलब आपका हो गया नॉन सिंगुलर। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके हेल्प से बताइए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा गया है वो सही है? अगर सही है तो कैसे सही है? आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट या तो आप निकाल सकते हैं या थ्योरेटिकली थोड़ा यूज कर सकते हैं। जो भी डिटर्मिनेंट होगा वो x के पावर 4 इंटू एक्स करेंगे, मल्टीप्लाई x टू द पावर 5, हाईएस्ट हाईएस्ट x टू द पावर 5 आएगा, मतलब एक पॉलिनोमियल ही तो बनेगा डिटर्मिनेंट जिसका हाईएस्ट पावर x टू द पावर 5, मतलब डिग्री 5 के। दिस इज डिटर्मिनेंट जो है पॉलिनोमियल बनेगा जिसका डिग्री कितना होगा, 5 होगा। और 5 डिग्री होते हैं ऑड ऑर्डर, है ना, 5 डिग्री होते हैं, 5 होते हैं ऑड। इसका मतलब कम से कम एक रियल नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा जिसके लिए पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 होगा। अगर पॉलिनोमियल 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया। एक रियल नंबर तो आपको मिलेगा, क्योंकि ऑड ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए एक रूट्स जो होता है वो रियल होता है, एटलीस्ट एक रूट्स, या तो 3 रूट्स या 5 रूट्स। ठीक है, बट एटलीस्ट तो आपके एक रूट मिलेंगे ही मिलेंगे जिसका क्या होता है, डिटर्मिनेंट 0 होता है। एटलीस्ट एक रूट मिलेंगे जिसका डिटर्मिनेंट आपको 0 होता है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं कि ये नॉन सिंगुलर होगा फॉर इनफाइटली मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स। अगर एक रूट एटलीस्ट के लिए मिला और बाकी रूट के लिए आपके अगर नॉन जीरो हो गए तो नॉन सिंगुलर हो गया, या मैक्सिमम 5 रूट या मैक्सिमम 5 वैल्यूज के लिए ये सिंगुलर हो सकता है जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 होगा। रेस्ट ऑफ द के लिए तो आपके नॉन सिंगुलर ही होंगे ना। तो वही चीज हम यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखने का ट्राई किए हैं।
कि ax will be a polynomial of degree 5, at least one real root possible in determinant ax. सो मान लेते हैं x बराबर अल्फा है जिसके लिए डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब सिंगुलर होगा फॉर कम से कम एक रूट, फॉर एटलीस्ट वन, तो आपके सी सही हो गया। अब आता है एक्स इज नॉन सिंगुलर फॉर ऑल कट गया आपका, क्योंकि एटलीस्ट एक के लिए तो सिंगुलर हो सकता है, इसका मतलब ए गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। अब बात आते हैं आगे बी नंबर के लिए, फॉर इनफाइनेटली मेनू। मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है 5 डिग्री का, तो इसका मैक्सिमम 5 रूट्स मिलेंगे। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट अगर हम लोग ए एक्स इक्वल टू 0 करते हैं सिंगुलर सोच के, तो 5 ही रूट्स मिलेंगे मैक्सिमम, जिसके लिए 0 होगा। 5 के अलावे तो नन 0 होगा, तो 5 के अलावे रियल नंबर में कितना सारा हो सकता है, इनफाइनेटली मेनी वैल्यू। इसलिए इनफाइनेटली मेनी वैल्यू के लिए ये नन सिंगुलर भी होगा, इनफाइनेटली मेनी वैल्यू के लिए नन सिंगुलर भी होगा। ठीक है, तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या क्वेश्चन, ये थोड़ा सा समझ में आया कैसे किया गया है? यस सर। ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा देंगे, हल्का सा ध्यान दीजिए क्योंकि बोरिंग लग सकता है। थोड़ा सा हम लोग जस्ट रिवीजन ही कर रहे हैं ना, फिर क्वेश्चन भी करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन थोड़ा बताएंगे और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब ये सब क्या है, जैसे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है ए स्क्वायर बराबर है। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दिए। डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू होता है, तो इसका मतलब एक डिटर्मिनेंट 0 भी हो सकता है, कैंसिल करते हैं तो, और डिटर्मिनेंट 1 भी हो सकता है। तो ये ओनली नेसेसरी कंडीशन है। कहने का मतलब अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट या तो 0 होगा या 1 होगा। बट सफिशियंट नहीं है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 या 1 हो तो वो आइडम्पोटेंट हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए लिखिए ओनली नेसेसरी कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा है, 2 0 0, अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 1/2, ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। अगर देखेंगे ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट अगर हम लोग देखते हैं तो ये होता है 1। लेकिन 1 होने का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि ये आपका क्या बन जाए, आइडम्पोटेंट। ये आइडम्पोटेंट नहीं होगा, ए स्क्वायर बराबर आपके ए नहीं आएंगे इस केस में। ठीक है, तो अगर आइडम पोटेंट है तो 0 या 1 डिटर्मिनेंट होगा, और अगर 0 1 डिटर्मिनेंट है तो आइडम पोटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। दूसरी बात, अगर डिटर्मिनेंट 0 1 को छोड़कर जैसे 3 आया किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो 100% वो आइडम पोटेंट नहीं होगा, 100% वो आइडम पोटेंट नहीं होगा। क्योंकि अगर आइडम पोटेंट है तो 0 या 1 ही आना चाहिए, बिकॉज दिस इज नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, क्लियर है। तो इस चीज को इस तरीके से देखना है। उसी तरह से आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ठीक है, अगर ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, इवन ऑर्डर है तो नहीं पता। और उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट रियल नंबर सिस्टम से कुछ भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होगा, तो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा या 0 पॉसिबल होगा, वो चीज है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या होगा, तो या तो 1 होंगे या -1 होंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स का क्या होगा, तो कहता है कि यूनिट मॉडुलस हो जाएगा। मतलब जो भी डिटर्मिनेंट होगा यूनिटरी मैट्रिक्स का वो x² + y² = 1, मतलब ये जो सर्कल है यूनिट रेडियस का, उसके सर्कल के बाउंड्री में ही होंगे, कुछ भी होंगे बस यहाँ होंगे। जो भी डिटर्मिनेंट होगा उसका स्क्वायर करके ऐड करने पे आपका क्या होगा, 1 आना ही चाहिए। ठीक है, तभी वो यूनिटरी का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है डिटर्मिनेंट यूनिट मॉडुलस। नीलपोर्टन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, क्योंकि ए टू द पावर के नल है। डिटर्मिनेंट लगाएंगे, अभी जस्ट हम लोग पढ़े डिटर्मिनेंट टू द पावर के इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पर पावर के, और आपको पता है कि ये नल मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट हो गया 0, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए पर पावर भी आपके क्या हो गए, 0। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन ए पर पावर 5 = 4 है, तो डिटर्मिनेंट आपका ए का क्या होगा, तो ये तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बनाए हुए। तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा कोई खास नहीं है। एक मिनट, एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट होता है आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। पहले हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपका कहलाएगा एडजॉइंट। बी इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट। जिस मैट्रिक्स का मुझे एडजॉइंट निकालना है उसका पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या दे देगा, एडजॉइंट। ठीक है, सिंपल सी बात है।
अच्छा, एक छोटा सा मैट्रिक्स है ए नंबर, ए का ही, मुझे फटाक से ये इसका एडजॉइंट निकाल के बताइए क्या होगा। एडजॉइंट निकाल के बताइए क्या होगा। सर प्रिंसिपल डायग्राम को इधर चेंज कर देंगे और बाकी वाले में माइनस लगा देंगे, हो जाएगा। कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर का आपको ट्रांसपोज करना है, ठीक है। कोफैक्टर होता है ये वन वन करके, माइनर के माइनर निकालना है पहले, माइनर से कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर से ट्रांसपोज करना है। नहीं हो रहा है। माइनर निकालिए पहले, माइनर निकाल के कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है, सिंपल सी बात है। आपको पहले कितना निकालना है, एम आई जे, एम आई जे, है ना। तो पहले माइनर निकलेगा तब होगा, तो ए आई जे निकालना है। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, यहाँ पे है कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसके बाद उसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, तो आपको ये निकल जाएगा। सिंपल सा हम यहाँ पे पूछे हैं कि एडजॉइंट ए बताइए कितना होगा। 7 -2 -3 1 7 -2 -3 1 -2 -3 -3 1 1। क्या ये सही है? अब देखिए कोफैक्टर आपको निकालना है ना। ये हो गया कोफैक्टर, और उसका ट्रांसपोज करेंगे, आ गया। 1 का कोफैक्टर 7, 7 का कोफैक्टर 1, इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ा। 2 का कोफैक्टर ये गया, -3 तो होगा, लेकिन 2 में माइनस लग जाएगा क्योंकि 2 का पोजीशन है A12, और ऑड हो गया 1 + 2 3 करने पे। तो 2 का कोफैक्टर -3, और 3 का कोफैक्टर -2। अब उसको ट्रांसपोज करेंगे तो यही वाला तो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन और भी है, कोफैक्टर निकालना है, तो इस तरह से पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया। उसी तरह से ए मैट्रिक्स है, इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। ए का क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। तो ये हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद उसका आपको ट्रांसपोज कर देना, आपको निकल के आ जाएगा एडजॉइंट, ठीक है। हाँ, ये प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखना है, इसका यूज होता है अक्सर। ए एडजॉइंट ए, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, फिर ये बराबर हो जाएंगे आपके एडजॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, फिर ये आपके हो जाएंगे एडजॉइंट ए इंटू ए। ये अक्सर काम में आता है, ठीक है ना, ये अक्सर काम में आता है। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट का,
तो कैसे निकालेंगे, तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता है, इसमें लगा दिया डिटर्मिनेंट, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। डिटर्मिनेंट अगर किसी का देखिए, अगर के ए का डिटर्मिनेंट चाहिए तो के पर पावर ऑर्डर आ जाएगा, किसका ऑर्डर, ए का ऑर्डर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर आएगा ए का। ए कितना बाई कितना का है, 2/2 है, 3/3, 4/4, जो भी है। अगर 4/4 है तो के पर पावर 4, 5/5 है तो के पर पावर 5। इस तरीके से आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए बेहतर। तो आपको यहाँ पे समझना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n-1 हो जाएगा, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है। और अगर डिटर्मिनेंट ए का ही जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। अगर डिटर्मिनेंट ए का ही जीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट जीरो तो सिंगुलर, नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर, ये हम लोग अभी जस्ट आपको बताए थे। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी हो जाए तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ए जो है बी का इनवर्स है, बी या बी जो है ए का इनवर्स है। बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए इनवर्स, या अगर हम लोग ए बराबर लिख सकते हैं बी इनवर्स, किसी को भी किसी का भी इनवर्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी हो जाए तो वो फिर आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स। कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे, मान लेते हैं ए बी बराबर आइडेंटिटी है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, तो हम लोग ए एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, इसका मतलब इसको ए और एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए को मान लेते हैं बी, ए बी इक्वल टू आई हो गया, तो बी बराबर क्या हो गया यहाँ पे, ए का इनवर्स, उसी को हम लोग लिख दिए यहाँ पे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है। इन शॉर्ट हम लोग ये बोले कि ए इनवर्स क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकालिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कीजिए, यही आपका क्या हो गया, ए इनवर्स निकल के आ गया। तो ये हम लोग पहले से भी पढ़ते हैं आए हुए। इसके अलावा कई कई सारे मेथड है। चलिए ठीक है, ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए बी क्या होंगे, वो भी नॉन सिंगुलर होंगे, ए प्लस बी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, ए प्लस बी के लिए दोनों नॉन जीरो, बट ए बी अगर करे तो वो हो सकता है कि जीरो भी हो जाए ऐड करने पे। ए बी का इनवर्स जो है ना रिवर्स लॉ को फॉलो करता है, ट्रांसपोज भी रिवर्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि ए बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। उसी तरह से अगर हम लोग ए बी का इनवर्स करते हैं तो हो जाता है बी इनवर्स ए इनवर्स, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, ये चीजें हैं। ये सब कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट ए का अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालिए या डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टीज का अक्सर क्वेश्चन में यूज होता है कि अगर डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, मान लेते 3, और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट मांगता है, तो सिंपली ए का डिटर्मिनेंट का इनवर्स कर दीजिए, इसका मतलब 3 का इनवर्स दैट इज 1/3। ठीक है, तो शॉर्टकट निकल गया, पूरा मैट्रिक्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और थोड़ा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम आपको समझा देंगे थोड़ा सा, फिर वो आसानी से हो जाएगा, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे ये प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज को दिमाग में रख सकते हैं। डिटर्मिनेंट अगर एडजॉइंट 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 जितने टाइम्स भी चाहता है अगर ए का, तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर कितने टाइम्स है उसको देखना है। अगर ए का ऑर्डर अगर एन है तो n-1 पे पावर चढ़ जाएगा जितने टाइम्स ये है, आर टाइम्स। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे इस चीज को देखना पड़ेगा। जैसे अगर एडजॉइंट एक एडजॉइंट का लेते हैं तो डिटर्मिनेंट ए पर पावर n-1, दो एडजॉइंट लेंगे तो n-1 का स्क्वायर, तीन एडजॉइंट लेंगे n-1 पर पावर क्यूब, आठ एडजॉइंट लेंगे n-1 पर पावर r। एक के लिए तो n-1 होता है, वो हम लोग ऑलरेडी ऊपर में भी देखे थे, अभी जस्ट भी देखे। एक के लिए एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना होता है, n-1। एक ही अगर एडजॉइंट है, दो एडजॉइंट रहते हैं जैसे कि एडजॉइंट फिर एडजॉइंट ए, उस केस में आपका हो जाएगा ए पर पावर n-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, ये सब थोड़ा कोई खास नहीं है, चलेगा। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये थोड़ा काम आता है आपका रैंक निकालने के लिए। रैंक तो सीधे हम लोग इक्लॉन फॉर्म से निकालेंगे, माइनर को इग्नोर करते हैं क्योंकि इससे इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है ना,
हाउ मेनी माइनस 3 रो 2 रो 1 रो, ये हट जाएगा। अब सीधे सीधे रैंक हम लोग इक्लॉन फॉर्म से निकालेंगे। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या कहता है, हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो माइनर इज कॉल्ड रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं, सिंपल सा सीधे क्वेश्चंस में आते हैं। रैंक का नोटेशन हो गया इस तरीके से, रो ऑफ ए को हम लोग लिखते हैं रैंक, इसको सीधे हम लोग क्या करेंगे, इक्लॉन फॉर्म से निकालेंगे। इक्लॉन फॉर्म से ये सब हो गया डेफिनेशन, ऑथेंटिक डेफिनेशन रहता है तो उतना तो कोई करने नहीं जाएगा, हम सीधे चलते हैं इक्लॉन फॉर्म। हाँ, जैसे रैंक जो होगा किसी भी मैट्रिक्स का, उसके ऑर्डर के मिनिमम को लेंगे या उससे छोटा हो सकता है। रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम, जो भी ऑर्डर का सबसे छोटा होगा या तो उनके बराबर होगा या उनसे छोटा होगा, ठीक है ना। रैंक ये नहीं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में रैंक कुछ भी हो सकता है, नहीं, ठीक है ना। चलिए रैंक के लिए, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम इक्लॉन फॉर्म में चलेंगे सीधे सीधे। ये भी ना एक काम, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इस सबको भी देखना पड़ेगा। जो भी बॉक्स बनाए हुए हैं इससे पहले हम पहले इक्लॉन फॉर्म पे करते हैं, फिर हम बॉक्सेस वापस जाते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखना जरूरी है, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक जो है, चाहे ए का निकालिए, ए का ट्रांसपोज का निकालिए, ए का कॉन्जुगेट का निकालिए या ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का निकालिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रैंक हमेशा आपका सेम ही देगा। अगर कोई नॉन जीरो रो या कॉलम मैट्रिक्स है या कुछ भी है तो रैंक हमेशा एग्जैक्टली 1 होगा। नॉन जीरो रो इस तरीके से, नॉन जीरो कॉलम इस तरीके से अगर है तो रैंक उसका क्या हो जाएगा, हमेशा 1 ही रहेगा। 1 से ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, क्योंकि रैंक मिनिमम ऑफ ऑर्डर होता है। और मिनिमम ऑफ ऑर्डर आपका रो या कॉलम है, अगर रो मैट्रिक्स है तो एक रो, कॉलम मैट्रिक्स है तो एक कॉलम। और चूंकि ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो रैंक 1। जीरो मैट्रिक्स का रैंक 0 होता है, ठीक है। एक ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स जिसका रैंक क्या हो जाता है, 0 होता है। अदरवाइज हर किसी का रैंक एटलीस्ट 1 होगा, हर किसी का रैंक एटलीस्ट आपके क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। Those operation or transformation of a matrix which is does not change rank of a matrix are known as elementary transformation। बेसिकली 3 ट्रांसफॉर्मेशन को आपको फोकस में रखना है। क्या क्या, किसी भी रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं किसी अदर रो से। दूसरा, किसी भी रो में हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, किसी भी रो में हम लोग उस रो को साथ में अदर स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ अदर रो को ऐड कर सकते हैं। इसी तीनों को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सेम टू सेम कॉलम में भी वर्क होता है, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अगर हम लोग कॉलम में करेंगे तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, अगर हम लोग रो में करेंगे तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। ध्यान रखिए, किसी भी रो को एक दूसरे रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। एक रो को हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्केलर 0 नहीं होना चाहिए, ये स्केलर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, किसी रो को हम लोग उस रो प्लस दूसरे रो को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब अदर रो को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उस रो को छोड़कर। तो ये चीजें हो जा रहा है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स निकल के आता है उसको कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। A matrix obtained by applying a single elementary transformation is called known as the elementary matrix, ठीक है। On identity matrix, किस पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे क्या काम आता है ये आपके इक्लॉन फॉर्म में हेल्प करता है थोड़ा सा, ठीक है। इसको हटाते हैं, अब आते हैं इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म में 3 रूल इंपॉर्टेंट रहता है। जितना भी जीरो रो होगा उसको बॉटम में लिखना है। लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच नॉन जीरो रो जो है वो 1 होना चाहिए, बहुत ज्यादा खास नहीं है। दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ जीरोस इन द नेक्स्ट रो, मतलब अगले रो में, बिफोर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ बिफोर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ प्रीवियस रो। कहने का मतलब हो गया कि अगर आप जैसे जैसे रो बढ़ाओगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो आपको जीरो की संख्या बढ़नी चाहिए लीडिंग जो नंबर है उससे पहले। लीडिंग नंबर उससे पहले इन द सेंस, क्या ये अपर ट्रायंगुलर जैसा बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल अपर ट्रायंगुलर जैसा बनेगा। लाइक एज कि अगर आप पहले आपको ऐसा है कि 1 2 3 4, उसके जस्ट नेक्स्ट में कम से कम एक जीरो यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ 5 6 7 लिखो, अगर एक जीरो है तो नेक्स्ट में एटलीस्ट 2 जीरो होना चाहिए, 8 9 करो।
फिर एटलीस्ट 3 जीरो होना चाहिए, फिर 10 करो इस तरह से। उसके बाद अगर होगा तो एटलीस्ट 4 जीरो होना चाहिए। मतलब ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके क्या हो जाएंगे, इक्लोन फॉर्म में होंगे। ठीक है, फिर से को पढ़िए, वही वाला बात बोला गया है। नंबर ऑफ जीरो, जीरो का काउंट, ये है काउंट 4 3 2 1 इन द नेक्स्ट रो। मान लेते हैं यही वाला, बिफोर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इन मोर देन, होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, नेक्स्ट रो में फर्स्ट से ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया लीडिंग नंबर इससे पहले, ये हो गया लीडिंग नंबर उससे पहले, ये हो गया लीडिंग नंबर उससे पहले की बात कर रहा है। ठीक है ना, बिफोर द लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इज मोर देन नंबर ऑफ जीरो बिफोर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ प्रीवियस रो। इसी चीज को बोला गया है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख देते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को कहते हैं कि वो क्या है, इक्लोन फॉर्म में। और उसमें जितने भी नॉन जीरो रो है वही हो जाता है रैंक, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, बस उसी चीज को लिखा गया और कुछ नहीं। जैसे कोई भी क्वेश्चन देता है, यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि बोला है कि इसको इक्लोन फॉर्म में ये कीजिए और इसका रैंक निकालिए। ठीक है ना, फाइंड द रैंक ऑफ द इक्लोन फॉर्म, पहले इक्लोन फॉर्म इसका फाइंड करना है, फिर उसके बाद रैंक बताना है। ठीक है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको इक्लोन फॉर्म में क्या करेंगे, अगर एक रो ऑलरेडी एक यहाँ पे जीरो दिया है तो नेक्स्ट में कम से कम यहाँ एक जीरो चाहिए, उसके बाद कम से कम यहाँ जीरो चाहिए, तभी कोई बात होगा। ठीक है ना, उसके बाद जितने भी नॉन जीरो रो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नंबर को रैंक कहेंगे, काउंट करेंगे। जैसे 3 नॉन जीरो रहो या 2 नॉन जीरो रो, क्या पता यहाँ जीरो किए इसके बाद ये सारा जीरो हो गया तो 2 ही नॉन जीरो रो हुआ है तो रैंक 2, 3 नॉन जीरो रो हुआ तो रैंक 3, उससे ज्यादा नॉन जीरो रो नहीं हो सकता तो रैंक भी नहीं होगा, 3 से ज्यादा हाईएस्ट रैंक नहीं होगा। ऐसे भी रैंक इन दोनों के मिनिमम होता है, 4 और 3 का मिनिमम के बराबर या उससे छोटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या किए हम लोग, यहाँ पे ट्राई किए कि इसको जीरो बनाना, तो क्या कर रहे हैं, R2 से R1 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। यहाँ पे 3 से 1 गया तो 2 हो गया। ट्राई करेंगे यहाँ पे जीरो बनाने का, तो R3 से R1 घटा देंगे, R1 में काम कर लेते हैं, R1 को वैसे ही लिख दिए तो 2 जीरो हो गया। अब अगर 2 जीरो हो गया तो यहाँ 100% मुझे एक जीरो बनाना है, या तो पहले दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, हमने कर दिया इंटरचेंज। अब जैसे इंटरचेंज कर दिए यहाँ ऑलरेडी जीरो आ गया क्योंकि इंटरचेंज कर दिया दोनों में, किसी भी रो को किसी अदर रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी रैंक में इम्पैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हो गया, तो इसका मतलब ये लीडिंग के पहले 2 जीरो है, लीडिंग के पहले 1 जीरो है, तो लीडिंग के पहले 3 जीरो है, तो ये तो इक्लोन फॉर्म में है ना। जैसे जैसे आपके रो इंक्रीज हो रहा है आपके जीरो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों का तीनों आपका नॉन जीरो रो बचा है इक्लोन फॉर्म में, तो रैंक आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन से आपका, अगर ये थोड़ा समझ में आया तो एक क्वेश्चन है, द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ये बताना है इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, जून 2019 में पूछा गया है। ठीक है, रैंक क्या बोले, इक्लॉन फॉर्म में करना है, पहले यहाँ जीरो 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 जीरो, फर्स्ट में एक भी जीरो नहीं है तो सेकंड में एटलीस्ट एक जीरो यहाँ होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर यहाँ हो गया तो एटलीस्ट यहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ हो गया तो एटलीस्ट यहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ हो गया तो एटलीस्ट यहाँ, कम से कम इतना तो जीरो होना ही चाहिए। अगर इतना ही जीरो हो पाता है तो 1 2 3 4 5 रैंक हो सकता है, अगर ये भी जीरो हो गया तो 4 रैंक, अगर ये दोनों भी जीरो हो गया तो 3 रैंक, अगर ये सब भी जीरो हो गए तो 2 रैंक। समझ में आ रहा है, एक रैंक तो इसका मिनिमम होगा ही होगा, एक रैंक तो मिनिमम होगा ही होगा। तो अगर आपको इक्लॉन फॉर्म पहले आप पढ़े हुए हैं थोड़ा भी तो आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो फिर शायद आपका इक्लॉन फॉर्म से ये क्वेश्चन नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर पहले कभी पढ़े हुए हैं, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो हम लोग इसको इक्लॉन फॉर्म से कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर।
फुल रैंक मतलब 5। फुल रैंक मतलब रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्लॉन फॉर्म। फुल रैंक नहीं है, फुल रैंक नहीं 5 हो जाएगा। इक्लॉन फॉर्म समझ में आया? ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो पहले करते हैं हम लोग इसको इक्लॉन फॉर्म से। पहले को तो लिख देते हैं आपका 1 1 1 1 1, ठीक है। 1 के नीचे करना है 0, कर दिए। R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो गया 0। 2 से 1 गया 1, 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 ठीक है। अब इसको भी 0 करना है, इसको भी करना है, सबको करना है, ठीक है ना, क्योंकि धीरे धीरे इंक्रीज करना है 0। तो R3 से R1 घटाइए, R4 से R1 घटाइए, R5 से R1 घटाइए सबको, तो हो गया 0, फिर हो गया 1, ठीक है। R3 से फिर हो गया 2, फिर हो गया 2 2, फिर हो जाता 0, फिर हो जाता 1, फिर हो जाता 2 3 3, 0 1 है। 2 रैंक 3 है। 3 4, ऐसा हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया? 1 1 1 1 1, 0 1 1 1 1, इसको रख देते हैं। 0 1 1 1 को रख दिए। क्यों? क्योंकि अब एक जीरो हुआ तो नेक्स्ट में दो जीरो चाहिए। तो नेक्स्ट में एक जीरो और एक जीरो, यहाँ पे क्या करेंगे? अब R1 को छोड़ देंगे। अब क्या करना है? R2 के साथ काम करेंगे, क्योंकि R1 के साथ करेंगे तो यहाँ फिर नन जीरो आ जाएगा। अगर इसको इस तरह सब्ट्रैक्ट करने लगे, इसको जीरो बनाने चलेंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, घटाएंगे तो, है ना। या ऊपर से नीचे घटाएंगे, ये जीरो हो गया तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो अब इनको इग्नोर करेंगे। अब हम लोग लेंगे R2। R1 से R2 घटाएंगे, R3 से R2 घटाएंगे, R4 से R2 घटाएंगे, तो जीरो से जीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 0। R3 से R2 घटा देंगे, 2 से 1 गया, 2 से 1 गया, 2 से 1 गया, फिर होगा 0 0, 2 से 1 गया, 3 से 1 गया तो 2 2, 0 0। और फिर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 से 1 गया 1, यहाँ पे 2, 4 से 1 गया तो 3, ऐसा हो गया। फिर उस तरह से हम लोग चलेंगे 1 1 1 1 1, 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 1। अब हम लोग R1 R2 को छोड़ देंगे, अब काम करेंगे R3 से। R3 से अब मुझे ये दोनों जीरो चाहिए, फिर उसके बाद ये भी चाहिए एटलीस्ट। तो हम लोग क्या करेंगे? R4 से R3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, R5 से R3 करेंगे, तो 0 0 0 हो गया, फिर हो गया 1 1, 0 0 0, फिर हो गया 1 2। और जब फिर दोबारा से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में, तो इसका रैंक आई थिंक 5 ही हो जाएगा, ये दिख रहा है यहीं पे, ठीक है। और 0 0 0 0 1। अब क्या करेंगे? एक ही बचता है, R4 से वर्क करना है, तो R5 से R4 घटाएंगे, 0 हो गया, 2 से 1 गया 1। अब नन जीरो रो कितना है? अब तो इक्लॉन फॉर्म आ चुका है, आगे तो बढ़ेगा नहीं। इसमें 1 0 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, नंबर ऑफ जीरोस भी इंक्रीज कर गया, ठीक है। आगे तो बढ़ेगा नहीं। अगर इसमें 4 हो जाते हैं तो इसमें 5 चाहिए एटलीस्ट। अगर यही 5 हो गए तो यहाँ भी पूरा फुल चाहिए हमको, जीरो, है ना। बट वैसा हुआ नहीं, तो 1 2 3 4 5, पांचों का पांचों नन जीरो है। इसका मतलब हो गया कि रैंक आपका कितना हो गया? रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो गया आपके 5। तो ऑप्शन में हो जाएंगे आपके डी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 5। कितना ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। कितना ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो 5 आंसर होगा, ना कि 3। तो चलिए कोई बात नहीं। तो रैंक से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में रह सकते हैं, 2019 2023 में ही पूछा गया था, यहाँ पे भी देख सकते हैं वही चीज को लिखा गया है। अच्छा, यहाँ पे हम सेम ही क्वेश्चन दिए क्या? सेम ही क्वेश्चन है, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा कर दिए थे, 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, यही आया मेरा भी। अब यहाँ पे ए आई जे आई इंटू जे टाइप से रैंक ऑफ ए कितना होगा, ये सब कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। जब आप निकालिएगा तो इसका रैंक 1 आ जाता है, आई इंटू जे करके है, ध्यान रखिएगा, आई इंटू जे। सारा जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 एन, फिर हो गया 2 4 6, मल्टीपल में, एक दूसरे का आइडेंटिकल है, एक दूसरे का आइडेंटिकल है। मल्टीप्लाई घटाइएगा ना, 0 0 0 0 0, मल्टीप्लाई करके घटाइएगा 0 0 0 0 0, बस सब खत्म होते चला जाएगा, ठीक है, बचेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, बचेगा ही नहीं। ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे से घटा दीजिए, खत्म हो जाएगा, जितना भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कीजिएगा तो ये हो जाता है। कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है? किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप एक आइडेंटिटी टाइप का फॉर्म कर बना पाओ, तो वो कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म उस मैट्रिक्स का
कहलाता है। इसका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, मेनली हम लोग का जो यूज होता है वो इक्लॉन फॉर्म का ही होता है। हाँ, जब हम लोग ब्लॉक मैट्रिक्स बनाते हैं तब थोड़ा कैनोनिकल फॉर्म का ही होता है, अदरवाइज नहीं होता, तो हम इसे फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहे हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहता है कि ए इक्विवेलेंट टू बी होगा अगर आप उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, जैसे कि इक्लॉन फॉर्म की है। इक्लॉन फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स है और किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे लाइक एस ये दोनों मैट्रिक्स क्या आपका इक्विवेलेंट है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या इक्विवेलेंट है। ये मैट्रिक्स और ये इक्विवेलेंट है, ये मैट्रिक्स इसके साथ है, ये मैट्रिक्स इसके साथ है, ये सारा सारा इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि सब में आप कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या कर रहे हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हो। फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स में आपके 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, तो ये सारा इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का खासियत क्या है कि उसमें ना रैंक सेम होता है। अगर ए और बी दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है तो उसका रैंक आपका क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो इक्लॉन फॉर्म में भी हम लोग देखते हैं रैंक क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, रैंक क्या हो जाता है आपके, सेम हो जाते हैं। ए एंड बी और सेम साइज एंड सेम रैंक होगा तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे। ए और बी क्या होता है, अगर सेम साइज और सेम रैंक हो जाए तो दोनों का दोनों इक्विवेलेंट होगा। समझ में आया? तो ये चीजें हैं। ओके, चलिए। रो और कॉलम रैंक क्या होता है और एन टपल वेक्टर्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। रो और कॉलम रैंक पे क्या डिस्कस करते हैं। हाँ, इसको देखिए, ये नोट्स है ना आपके पास, दिन में नोट्स को जरूर देखिए, ठीक है ना, कल से, क्योंकि क्लास भी लेक्चर्स भी आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन भी, आज तो 10 ही क्वेश्चन का ये किए हैं, कल हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे 2 घंटे में 1 घंटा लेक्चर से 1 घंटा क्वेश्चन को भी देखेंगे। जैसे कि इसमें देखिए, किसी को भी देखेंगे मैट्रिक्स का तो रैंक इसका पूछ रहा है कि रैंक क्या हुआ, रैंक से रिलेटेड ही है। अब जे कर दिया आपको एन बाई एन का है, अब कहता है जे एन बाई एन का है और 3n/3n का ये वाला मैट्रिक्स बना, क्योंकि एन बाई एन इंटू एन बाई एन इंटू एन बाई एन। तो बताइए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा। इसमें भी आपको कंक्लूड करता है रैंक से ही रिलेटेड है। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन से, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। ये वाले सिंगुलर नॉन सिंगुलर से रिलेटेड है, सब 2018 2015 के बाद है, ये अभी हम लोग जस्ट देखे ही। ठीक है, उसके बाद भी अगर हम लोग देखेंगे इसको तो a⁻² 2015 पूछता है, तो गौर से देखेंगे ना, ये ऑर्थोगोनल बना सकते हैं। ऑर्थोगोनल बन जाएगा तो इसका प्रॉपर्टीज होता है, अभी हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर्स, तो उसमें हो जाएगा। इसमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दूसरा का मांग रहा है कि क्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस रहेंगे। ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग अगर आप पहले से पढ़े तो ये सब हम लोग किए हुए हैं, बट नॉर्मल आपके मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो कि अभी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही आपको पूछा गया है। यहाँ पे भी आपको एम और एन से रिलेटेड पूछा गया है, जो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है। कहाँ का? सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है। ठीक है, ये भी आपके किसके, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का है, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। इसके आपके आंसर 37 हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इसके आंसर 37 हो जाएंगे, क्योंकि डायमेंशन अगर 30 है तो आपको यहाँ पे कॉलम कितना है, 50, 50 में से डायमेंशन घटा देंगे तो ये हो जाते हैं रैंक सॉल्यूशन स्पेस। जो भी आपका सॉल्यूशन स्पेस होता है, ठीक है, वो कहता है वैसा एक्स हम सॉल्यूशन लेंगे जो कि ए एक्स बराबर क्या हो जाए, 0। और ए एक्स बराबर 0 सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, जिसमें नंबर ऑफ अननोन कितना है, 50 है नंबर ऑफ अननोन, उससे डायमेंशन घटा देंगे तो सॉल्यूशन का स्पेस का डायमेंशन निकल के आ जाएगा। तो 50 माइनस 13 करेंगे तो 37 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं रो